हेलो एवरीवन, आइए आज हम बात करते हैं विल्सन्स डिजीज की। ठीक है, तो देखिए विल्सन्स डिजीज और हीमोक्रोमेटोसिस, ये देखिए दोनों ये मेटल डिपोजिशन डिजीज है। ठीक है, तो देखिए दोनों में हमको मेटल डिपोजिशन देखने को मिलता है। विल्सन्स डिजीज में हमको यहाँ पे देखिए कॉपर का डिपोजिशन देखने को मिलता है, जबकि हीमोक्रोमेटोसिस में यहाँ पे देखिए हमको आयरन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों जो है मेटल डिपोजिशन डिजीज है। तो हम दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए विल्सन डिजीज को यहाँ पे बताया गया कि इसको हम हिपैटोलेंटिकुलर डीजनरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा नाम इसका हिपैटोलेंटिकुलर डीजनरेशन है। और ये देखिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव एज यूजुअल जितनी भी एंजाइम रिलेटेड डिजीज होती है ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। उसी में से हमारी विल्सन डिजीज भी है और ये हमारी हीमोक्रोमेटोसिस भी है। ठीक है, तो देखिए हम दोनों को बता दिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। और ऑटोसोमल रिसेसिव में परेशानी क्या आती है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि म्यूटेशन इन हिपैटोसाइट कॉपर ट्रांसपोर्टिंग एटीपीएज, जिसको हम एटीपी7 भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हिपैटोसाइट का जो कॉपर ट्रांसपोर्टिंग एटीपेज एंजाइम होता है, इसी में ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन देखने को मिलता है और इसी को हम एटीपी7 भी बोलते हैं। और ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 13 पे। तो देखिए यहाँ पे हम आपको दो तीन चीज बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है कि ATP7B जीन के म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ATP7B जीन के म्यूटेशन से एक चीज आपको रिलेट करा दे कि हमको ATP7A जीन का म्यूटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ATP7A जीन का म्यूटेशन हमको देखिए मेनिकीज डिजीज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेनिकीज डिजीज में हमको ATP7A का म्यूटेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है कि कॉपर का एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव हो जाता है, और जब कॉपर का एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव हो जाता है तो बॉडी में कॉपर की कमी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ATP7A में बॉडी में कॉपर कम हो जाता है, यानी एब्सेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि ATP7A के म्यूटेशन की वजह से कॉपर एब्सेंट हो जाएगा बॉडी में, इस वजह से हमको मेनिकीज डिजीज देखने को मिलती है। जबकि यहाँ पे देखिए विल्सन्स डिजीज में ATP7B का म्यूटेशन हुआ, और ATP7B का म्यूटेशन हुआ तो यानी यहाँ पे क्या है कि बॉडी में कॉपर ज्यादा हो जाएगा, यानी कॉपर ज्यादा हो गया, कॉपर के एक्सक्रीशन में परेशानी आ रही है, तो कॉपर एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी बर्डन ऑफ द कॉपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि 7A में हमको कॉपर एब्सेंट देखने को मिलता है, इस वजह से मेनिकेज डिजीज देखने को मिलती है, और ATP7B में कॉपर का बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे यानी जब बिल्डअप होगा तो पता चला कि यहाँ पे एक्सक्रीशन डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो ये ATP7B से हम बता दिए। और ये क्रोमोसोम नंबर 13 प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ATP7B जीन जो होता है ये क्रोमोसोम नंबर 13 प्रेजेंट होता है। और देखिए क्रोमोसोम नंबर 13 पे ही ये देखिए पटाउ सिंड्रोम, यहाँ पे अगर इसके हमको ट्राइफ्लाइटिस देखने को मिलती है तो आपको पटाउ सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और इसी पे देखिए आरबी जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जब आरबी जीन का म्यूटेशन होता है तो आपको रेटिनोब्लास्टोमा और मेडुलोब्लास्टोमा देखने को मिलता है। तो देखिए ये दो चीजें मैं आपको रिलेट करके बता दी है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब इस एटीपीएस में म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज कॉपर इनकॉर्पोरेशन इनटू एपोसेलुलोप्लाज्मिन एंड एक्सक्रीशन इनटू बाइल। तो देखिए कॉपर हमारी बॉडी से ना, देखिए कॉपर हमारी बॉडी से किसी और मैकेनिज्म से नहीं, सिर्फ ये बाइल के थ्रू ही कॉपर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो बाइल की ही मदद से कॉपर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, यानी बाइल यानी फीकल मैटर से, और ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, मींस ये किडनी वगैरह से बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ ये फीकल मैटर से बाहर निकलता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया डिक्रीज कॉपर इनकॉर्पोरेशन इनटू एपोसेलुलर प्लाज्मिन एंड एक्सक्रीशन इनटू बाइल। तो दूसरा वाला आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे बाइल से इसका एक्सक्रीशन रुक जाएगा, इस वजह से बॉडी में कॉपर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा देखिए अभी यहीं पे हम आपको एक्सप्लेन करके बता चुके कि यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज कॉपर इनकॉर्पोरेशन इनटू एपोसेलुलर प्लाज्मिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर जो है ये एटीपीएस के म्यूटेशन की वजह से सेलुलोप्लाज्मिन में कॉपर इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो कॉपर है ये कॉपर सेलुलोप्लाज्मिन में इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा। और हम आपको बताएं कि पूरी बॉडी में जितना भी हमारी बॉडी में कॉपर होता है ना, तो 90% जो होता है ये इसी सेलुलोप्लाज्मिन से बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो सेलुलोप्लाज्मिन से बाइंड हो जाता है, 10% फ्री होता है। ठीक है, तो फ्री कंटेंट कॉपर जो होता है 10% होता है। ठीक है, तो सीरम में होता है, बाकी इसी सेलुलोप्लाज्मिन से बाइंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एटीपीएस की डिफेक्टिव होने की वजह से सेलुलोप्लाज्मिन से कॉपर बाइंड नहीं कर पाएगा। अब जब सेलुलोप्लाज्मिन से कॉपर बाइंड नहीं कर पाएगा ना, तो क्या होगा कि ये सेलुलोप्लाज्मिन डिग्रेड होने लगेगी। ठीक है, तो बॉडी को ऐसा लगेगा ये फालतू है, तो इसको बॉडी डिग्रेड करने लगेगी, ये डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है कि ये जब कॉपर से नहीं बाइंड होंगे तो बॉडी से ये डिग्रेड हो जाएंगे और सेलुलोप्लाज्मिन की हमको कमी देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे है कि हमको सेलुलोप्लाज्मिन की सीरम में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, कॉपर था तब तक इसका काम था बॉडी इसको बचाए रखी थी, लेकिन जब कॉपर इससे बाइंड नहीं कर पा रहा है तो बॉडी इसको डिस्ट्रॉय करने लगेगी और ये हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे। तो देखिए क्या है, सेलुलोप्लाज्मिन का लेवल जो है सीरम में ये कम हो जाएगा और लेस देन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपको देखने को मिलेगा।
नॉर्मली देखिए मोर देन 30 मिलीग्राम पर डेसिलीटर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ विल्सन्स डिजीज में हम जब देखेंगे तो सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल 10 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों कम होता है पूरा आपको बता दिए, ये पूरा मैकेनिज्म के साथ। तो दो मैकेनिज्म होता है, एक तो एपोसेरुलोप्लाज्मिन से कॉपर को बाइंड करना था, ये नहीं बाइंड कर पाता, इस वजह से ये खुद कम हो गया, तब बाइंड भी नहीं कर पा रहा, इस वजह से कॉपर कंटेंट हमको ज्यादा देखने को मिलेगा, फ्री कॉपर। और दूसरा क्या है कि इसका बाइल में एक्सप्रेशन भी डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमको कॉपर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बता गया, तो इसी मैकेनिज्म की वजह से हमको डिक्रीज सीरम सेलुलोप्लाज्मिन, ठीक है, तो सीरम सेलुलोप्लाज्मिन हमको डिक्रीज देखने को मिलेगा। हम आपको बता चुके कि ये लेस देन 10 मिलीग्राम पर डेसिलीटर हो जाएगा। और अब देखिए जब कॉपर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कॉपर एक्यूमुलेट्स स्पेशली इन लिवर। ठीक है, तो हमको लिवर में इसका एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा और ब्रेन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका एक्यूमुलेशन हमको लिवर में देखने को मिलेगा फर्स्ट डीके में, और सेकंड डीके में देखिए हमको इसका एक्यूमुलेशन ब्रेन में देखने को मिलता है। और ब्रेन में ये कहां स्पेशली एक्यूमुलेट होता है, तो देखिए बेसल गैंग्लियन में इसका एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके अलावा देखिए कॉर्निया में भी ये डिपॉजिट होने लगता है, किडनी में, और इसी तरीके से यूरिनरी कॉपर अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये बाइल से एक्सक्रीट नहीं होगा, इस वजह से यूरिनरी कॉपर ये एक्सक्रीट होने लगेगा। तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद देखिए क्या है कि आपको प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगा, तो प्रेजेंट बिफोर एज 40 विद लिवर डिजीज। ठीक है, तो 40 साल से पहले ये देखने को मिलता है, तो 40 साल से पहले देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपको लिवर डिजीज देखने को मिलेगी, जैसे हिपेटाइटिस हो गई, एक्यूट लिवर फेलियर हो गया, या सिरोसिस हो गई। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे देखिए हमको ब्रेन में भी इसका एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, इस वजह से न्यूरोलॉजिक डिजीज भी हमको देखने को मिलेंगी, जैसे डिसआर्थरिया, डिस्टोनिया, ट्रीमर या पार्किंसनिज्म, या इसी तरीके से साइकेट्रिक डिजीज। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज में डिसआर्थरिया है, और यही देखिए मोस्ट कॉमन सीएनएस मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन सीएनएस मैनिफेस्टेशन ये हमारा डिसआर्थरिया ही है। और देखिए हमको डिस्टोनिया भी देखने को मिलेगा, और डिस्टोनिया क्या होता है, सस्टेन इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसी को हम डिस्टोनिया बोलते हैं। और ट्रीमर देखने को मिलेगा, ट्रीमर आपको पता है, और पार्किंसनिज्म ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और साइकेट्रिक डिजीज भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो साइकेट्रिक डिजीज हो गई। और हमको देखिए यहाँ पे केसर फिशर रिंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये केसर फिशर रिंग क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया में कॉपर का डिपोजिशन होने लगता है, इसी को हम केसर फिशर रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और इसके अलावा देखिए हमको हीमोलिटिक एनीमिया और रीनल डिजीज देखने को मिलेगा। तो देखिए पहले ये देखिए केशर फिशर रिंग में कॉपर डिपोजिशन कहाँ होता है, तो डिपोजिट इन डिसिमेट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया की डिसिमेट मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे आपको कॉपर का डिपोजिशन देखने को मिलता है, और इसी कॉपर की वजह से हमको हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है। और देखिए रीनल डिजीज देखने को मिलती है, और रीनल डिजीज में टाइप 2 आरटी है। ठीक है, टाइप 2 आरटी में क्या होता है कि जो पीसीटी होती है यहाँ पे परेशानी आ जाती है। ठीक है, तो पीसीटी में परेशानी आ जाती है, और इसी को हम फनकोनी सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये सारे मैनिफेस्टेशन हमको विल्सन्स डिजीज में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये चीज हो गई। और देखिए अब हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो देखिए ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे चिलेशन विद पेनिसिलिनामाइन। ठीक है, तो पेनिसिलिनामाइन जो होती है यही इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, तो कॉपर टॉक्सिसिटी की ड्रग ऑफ चॉइस हमारी पेनिसिलिनामाइन होती है, तो पेनिसिलिनामाइन ड्रग ऑफ चॉइस हो गई। और यहाँ देखिए इसको हम शुरू करते हैं 250 मिलीग्राम से, और इसको इंक्रीज कर देते हैं डोज धीरे धीरे, और 1.5 ग्राम ये हम मैक्सिमम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पेनिसिलिनामाइन होगी ड्रग ऑफ चॉइस। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ट्रेंटाइन भी दे सकते हैं, या ओरल जिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, और ओरल जिंक क्या करता है, तो देखिए ब्लॉकिंग द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, ओरल जिंक यहाँ पे इसीलिए हेल्पफुल होता है क्योंकि कॉपर का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में ये रोक देता है। ठीक है, तो इस तरीके से फायदेमंद होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, लिवर ट्रांसप्लांट इन एक्यूट लिवर फेलियर रिलेटेड टू विल्सन डिजीज। तो अगर एक्यूट लिवर फेलियर हो रहा है विल्सन डिजीज की वजह से, तो यहाँ पे आपको लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, तो इस तरीके से हमारा पूरा ये विल्सन डिजीज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ATP7B जीन के डिफेक्टिव होने की वजह से एपोसेलुलोप्लाज्मिन से कॉपर बाइंड नहीं कर पाता है, और इसी तरीके से बाइल में भी इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है। इस वजह से हमको कॉपर का एक्यूमुलेशन बॉडी में डिफरेंट टिश्यू में देखने को मिलता है। ठीक है, और एपोसेलुलोप्लाज्मिन हमारी बॉडी से कम हो जाता है। ये चीज हो गई। और यहाँ पे देखिए हम इन्वेस्टिगेशन में बताएं, यहाँ पे देखिए सीरम सेलुलोप्लाज्मिन ये कम हो रहा है ना, बताया कि ये लेस देन 10 मिलीग्राम पर डेसिलीटर हो जाएगा, ये तो है, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें ना, हमारा अगर इन्वेस्टिगेशन पूछा जा रहा है नॉर्मली स्क्रीनिंग के लिए, तो स्क्रीनिंग तो हम इसी से कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम लीवर बायोप्सी करते हैं। और लीवर बायोप्सी, और इसके अलावा देखिए हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव कॉपर एस्टिमेशन निकालते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव कॉपर एस्टिमेशन निकालते हैं, और यहाँ क्वांटिटेटिव कॉपर एस्टिमेशन में हम हिपैटिक कॉपर कंटेंट को निकालते हैं। ठीक है, हिपैटिक कॉपर कंटेंट को हम देखते हैं, और यही मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टिगेशन के तरफ से, क्योंकि आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और आपसे अगर मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट एक्यूरेट पूछा जाए तो आपको यहाँ पे हिपैटिक कॉपर कंटेंट पे टिक करना होगा। ठीक है, और स्क्रीनिंग पूछा जाए तो यहाँ पे आप सीरम सेलुलोप्लाज्मिन पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा ये विल्सन डिजीज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। विल्सन डिजीज में हम आपको सारा कुछ बता दिए।